Chiamati. Non porto non gusto, stava lei ora che capito sta parte. अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस मशीन लर्निंग में कैसे होती है। सबसे पहले डेटा को अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमें डेटा का जब पता होगा तभी मॉडल जो है बेटर परफॉर्म कर सकेगा। और आज की जो हमारी क्लास है तो वो उनमें यही सारे टेक्निक्स और प्रैक्टिसेस और स्टेप्स वगैरह को हम कवर करेंगे जो कि यूज़ होते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में। और उससे हम सीखेंगे कि हम कैसे रॉ डेटा को जो है इनसाइट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस होता क्या है? ये जो है इसके थ्रू हम डेटा सेट्स को एनालाइज करते हैं ताकि वो हम उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को समराइज कर सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम फंक्शन यूज़ करते हैं टाइप्स का कि हमें डेटा की टाइप्स बताओ। उसके अलावा इन्फो का फंक्शन यूज़ करते हैं कि हम इस डेटा सेट के बारे में इंफॉर्मेशन दें कि वो इसमें कितने कॉलम्स जो है वो इंटीजर है, कितने जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है और कितने जो है वो स्ट्रिंग है। और उसके अलावा जो है उसको विजुअलाइज कर सकें कि उसके पैटर्न्स उसमें क्या क्या हैं, कौन सा डेटा जो है फॉर एग्जांपल अगर कोई हमारे पास स्टूडेंट्स का डेटा है तो उसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ग्रेड्स किन लोगों के ज़्यादा है, मैथ्स के सब्जेक्ट में किसके कितने ग्रेड हैं। और उसके अलावा मतलब इस तरह की हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। हमारा क्या गोल क्या होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस को परफॉर्म करने से कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंसाइटफुल जो है वो हम उससे इंसाइट्स निकाल सकें या जिस इसके अंदर जो अंडर कवर जितने भी हमारे पास पैटर्न्स है उसको हम डिस्कवर कर सकें। और ये क्या होता है, ये हम जो है सिर्फ क्लीनिंग में ही नहीं होता बल्कि स्टोरीज जाननी होती है कि उस डेटा में क्या क्या इंक्लूडेड है। अच्छा, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहले हमें पता चल जाता है कि इसमें अगर हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस परफॉर्म करते हैं या प्री प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हैं तो उसके क्वालिटी इश्यूज क्या क्या हैं, मिसिंग वैल्यूज जो हैं वो कितने हैं, डुप्लीकेट्स कितने हैं, उसमें आउटलायर्स कितने हैं या इनकन्सिस्टेंस कितनी है, वो सब जो है वो हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के थ्रू पता लगती हैं। उसके बाद जो है फीचर्स उसमें कौन कौन से हैं, उनके एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप क्या है और आगे जो है फीचर इंजीनियरिंग और सिलेक्शन में ये हमें मदद देता है। फिर उसके बाद जो है मशीन लर्निंग के जितने भी एल्गोरिथम है उसमें जो जो भी हम एजम्पशंस हमने लगाए होते हैं उनको उनके लिए वैलिडेशन परफॉर्म करता है। मॉडल की एक्यूरेसी से इम्प्रूव होती है और रिलायबिलिटी और इंटरप्रेटेबिलिटी जो है वो भी हमें इम्प्रूव हो सकती है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के साथ। अब इसमें स्टेप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को वेरियस रिसोर्स से, फॉर एग्जांपल जैसे केगल हो गया। उसके अलावा अगर हम केपी के डेटा की बात करें तो केपी ओपन पोर्टल है। अगर हम इंटरनेशनल तो यूसीआई मशीनरी, उस वहाँ से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। या हम मतलब ऑलरेडी केगल में जैसे ऑलरेडी हमारे पास क्रिएटेड डेटा सेट्स पड़े हुए हैं। उसके अलावा जो है जितने भी जैसे हमारे पास जैसे उसके अलावा जो है अगर हम वहाँ से डेटा सेट्स उठाएंगे और या उसके अलावा हम खुद भी कलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट सर्विस के थ्रू डेटा को, इंटरव्यूज़ के थ्रू हम कंडक्ट कर सकते हैं जिस तरह रिसर्च वाले अक्सर लोग करते हैं। या अगर हमें पेशेंट्स का डेटा चाहिए होता है तो हम हॉस्पिटल जाके उन पेशेंट्स का लाइव डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है जो ऑलरेडी वेबसाइट में हमारे पास डेटा मौजूद होता है उसको हम स्क्रैप करके वहाँ से जो है वो डिफरेंट लाइब्रेरीज होती है पाइथन की, वहाँ से हम डेटा को स्क्रैप कर सकते हैं। फिर जो हमारे पास डेटा आ जाता है तो उसको हम क्लीन करते हैं, जो जो भी उसमें आउटलायर्स होते हैं, मिसिंग वैल्यूज होते हैं, कल जितना भी हमारा लेक्चर था जितनी हमने बात की थी उन सबको हम जो है वो वो मेथड्स परफॉर्म करके हम डेटा को क्लीन करते हैं। अब उसमें फिर दो तरह के एनालिसिस होते हैं, एक यूनिवेरिएट एनालिसिस होता है और एक बाईवेरिएट या मल्टीवेरिएट एनालिसिस होता है। यूनिवेरिएट एनालिसिस मतलब हर एक फीचर को इंडिविजुअली हम एनालाइज करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स का डेटा है तो जो कॉलम है उसमें मतलब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के नाम लिखे हुए हैं तो या स्टूडेंट के मार्क्स लिखे हुए हैं ना डिफरेंट, जैसे मैथ्स के मार्क्स अलग हैं, इंग्लिश के मार्क्स अलग हैं, उसके अलावा पाक स्टडी के मार्क्स अलग है। तो हर एक कॉलम को इंडिविजुअली हम देखते हैं कि अब इसमें कितने लोगों की कैटेगराइज करते हैं कि 0 से 50 के दरमियान कितने स्टूडेंट्स का के मार्क्स हैं। उसके अलावा 50 से 70 के दरमियान कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं, फिर 70 से 100 के दरमियान कितने। तो ये एक ही कॉलम को जब हम
हम एनालाइज करते हैं तो उसको हम यूनिवेरिएट एनालिसिस कहते हैं। उसके बाद बाईवेरिएट एनालिसिस क्या होता है, जब हम दो कॉलम को एनालाइज करते हैं, और मल्टीवेरिएट जब हम मल्टीपल कॉलम्स को एनालाइज करते हैं या फीचर्स को एनालाइज करते हैं और उनके दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमारे पास अगर हम आइसक्रीम खाने की बात करें, कोई हमारे पास डेटा सेट हो जिसमें डिफरेंट लेवल के लोगों ने जो है आइसक्रीम बाय किया हो, तो उसमें हम देखेंगे कि अच्छा बच्चों को कौन सा फ्लेवर सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है, बड़े कौन सा फ्लेवर सबसे ज़्यादा ले रहे हैं, कौन से महीने में लोग जो है वो आइसक्रीम ज़्यादा ले रहे हैं। तो वो सारे इंसाइट्स जो हैं वो हमें बाईवेरिएट या मल्टीवेरिएट एनालिसिस के थ्रू पता लग सकते हैं। उसके बाद डेटा विजुअलाइजेशन, उन्हीं जो भी हमने एनालाइज किया है तो उसी को हम चार्ट्स, डिफरेंट चार्ट्स या डिफरेंट ग्राफ्स के थ्रू जो है वो विजुअलाइज करते हैं, ताकि हमें वो जो फाइंडिंग जो है वो जो नॉन टेक वाले यूजर्स हैं उनके सामने रिप्रेजेंट कर सकें। कौन कौन से टूल्स और टेक्निक्स इसके लिए यूज़ होते हैं? सबसे पहले पाइथन की लाइब्रेरीज हो गई, जैसे पांडास हो गया डेटा फ्रेम को रीड करना, फिर न्यूमेरिकल नमपाई हो गया तो उसके लिए उसके बाद मैटप्लॉटलिब और सीबॉन हो गया, ये हमारे पास विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरीज हैं। प्लॉटली भी जो है वो भी विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरी है। उसके बाद स्टेटिस्टिकल मेथड्स हो गए, जिसमें डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स हो गया, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गया, ये हम यूज़ करते हैं। पर डेटा विजुअलाइजेशन हम डिफरेंट चार्ट्स यूज़ करते हैं, जैसे हिस्टोग्राम हो गए, स्कैटर प्लॉट्स हो गए, हीट मैप्स हो गए, 3D प्लॉट्स हो गए, पाई चार्ट हो गया, बार चार्ट्स हो गए। मतलब हिस्टोग्राम और बार चार्ट्स, हिस्टोग्राम में बिन्स होते हैं, जो बार चार्ट होता है वो फिर उसमें भी बिन्स होते हैं लेकिन वो हायर लेवल के थोड़े से होते हैं। अच्छा, पांडास में डिस्क्राइब का जो लाइब्रेरी है वो क्या करती है, वो पूरे डेटा सेट के जितने भी कॉलम्स होते हैं उनकी समरी को उनकी स्टेटिस्टिक्स हमें बताती है कि उनमें क्या क्या जो है आगे जाके हम प्रैक्टिकली उसको देखेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है सीबॉन पेयर प्लॉट जो है वो क्या करता है, बाईवेरिएट रिलेशनशिप्स को दिखाता है। उसके बाद आगे जैसे इंडिविजुअल फीचर्स यूनिवेरिएट एनालिसिस की अगर हम बात करें तो उसमें स्टैटिस्टिक्स समरी के जैसे एक कॉलम है मार्क्स का, तो उसका मीन निकालना, मीडियन या मोड निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन या क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल्स मतलब 4 हिस्सों में उसी डेटा को कन्वर्ट करना, Q1 Q2 Q3 एंड मतलब Q0 से Q3 तक के दरमियान। अच्छा, उसके बाद विजुअलाइजेशन की जैसे हमने बात की तो उसके लिए बॉक्स प्लॉट हो गया, हिस्टोग्राम हो गए, कर्नल डेंसिटी प्लॉट वगैरह हो गया। उसके बाद जो है स्क्यूनेस को हैंडल करना, मतलब जैसे साथ में आप लोग को चार्ट दिख रहा है, अब ये अगर ये ग्राफ जो है ये हमारे पास लेट मी एक मिनट। अच्छा, ये चार्ट जो है ये अगर हमारे पास मेन बीच में की बजाय अगर इस साइड पे हो, जैसे यहाँ पे अगर इस साइड पे ये ऐसे बना हुआ होता तो इससे क्या होता कि ये हमारे पास राइट स्क्यूड होता। अगर सेम यही वाला चार्ट जो है ये इधर इस साइड पे ऐसे बना होता तो ये हमारे पास क्या था, ये लेफ्ट स्क्यू था, मतलब डेटा सारा उस वहाँ उस जगह में लाई कर रहा था। तो ये स्क्यूनेस होती है। ये किसके थ्रू हम करते हैं, ये भी हमारे इसको हम कैसे हैंडल करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मलाइज करते हैं, मतलब डेटा जितना भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है उसको नॉर्मलाइज करते हैं ताकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। फॉर एग्जांपल एक हिस्टोग्राम को डिस्प्ले हम कर रहे हैं किस चीज़ का, कि वो कस्टमर की एजेस का, कि जो भी दुकानदार में जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं उनकी क्या क्या उम्रें हैं और उसमें मीडियन इनकम कितनी है, मतलब उनकी जो है वो इनकम कितनी है, तो उस सब को जो है वो हम डिस्प्ले करते हैं हिस्टोग्राम। ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड हिस्टोग्राम। अच्छा, डिफरेंट फीचर्स के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, एक तो हमारे पास स्कैटर्स प्लॉट होते हैं कि डेटा जो है वो कितना स्कैटर हुआ है। फॉर एग्जांपल स्कैटर प्लॉट्स किस तरह दिखते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, कुछ पॉइंट यहाँ है, मतलब जो भी डेटा पॉइंट्स होते हैं डिफरेंट इस तरह स्कैटर्ड फॉर्म में दिख रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है कोरिलेशन मैट्रिसेस, जो जिस तरह हमारे पास कंफ्यूजन मैट्रिक्स आ जाता है कि फॉर एग्जांपल जितने भी फीचर्स हैं उनका आपस में रिलेशन क्या है, तो वो कुछ मैट्रिसेस की फॉर्म में दिख रहा होता है ऐसे।
अच्छा, उसके बाद जो है हीट मैप्स आ जाते हैं और ग्रुप्ड एनालिसिस आ जाती है। अब एग्जांपल इसकी क्या है कि स्कैटर प्लॉट हम एक बनाते हैं किस चीज़ का, कि कितना हमारे पास स्पेंड हुआ है एडवर्टाइजमेंट पे और कितना जो है उन्होंने फिर उससे कमाया है, और उन दोनों के दरमियान हम कोरिलेशन जो है वो कस्टमर एज और जितनी कितनी उन्होंने परचेज की, मतलब महीने में कितनी दफ़ा वो लोग गए हैं दुकान से उन्होंने चीज़ें ली हैं, तो उनके दरमियान कोरिलेशन को हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसके के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम कोरिलेशन मैट्रिसेस यूज़ करते हैं। और स्कैटर प्लॉट जो है वो किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं कि कितना एडवर्टाइजमेंट पे खर्च हुआ है और कितना उससे रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अच्छा, अब मिसिंग वैल्यूज आउटलायर्स को कैसे हम हैंडल करते हैं, या सॉरी, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, ये भी हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में करते हैं। तो उससे जो है ये हम फंक्शन इज नल का फंक्शन यूज करते हैं या इज न का फंक्शन यूज करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि एक कॉलम में जो है वो हमारे पास कितनी नल वैल्यूज हैं, यानी कितनी एम्प्टी वैल्यूज हैं। फिर उसके बाद उसको हैंडल हम कैसे करते हैं, अगर बहुत कम है तो डिलीट कर देते हैं, अगर ज़्यादा है तो उसमें कुछ ना कुछ इम्प्यूट कर लेते हैं, जो कि कल हमने डिस्कस किया था कि अननोन हो गया या नैन हो गया या इस तरह मीन मीडियन मोड, जो भी हमें उस टाइम सुटेबल लगता है उसका मेथड, तो वो हम अप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद आउटलायर्स हम उसकी विजुलाइजेशन करते हैं कि हमारे पास कित डेटा जो है वो कितने उसमें आउटलायर्स हैं उसको, और फिर स्टेटिस्टिकल मेथड्स के थ्रू उसको हम ठीक करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है या तो हम उस डेटा को ट्रिम कर लेते हैं, मतलब छोटा कर लेते हैं, हटा कुछ जो अननोन वेरिएबल्स होते हैं या जो हमें हमारे काम की नहीं होती, जो हमारे एनालाइज करने में जो यूज़ नहीं हो रहे होते, इनसाइट्स जो हमें ठीक से मतलब नहीं दे रहे होते, तो हम उसको हटा देते हैं। तो या तो हम उस डेटा को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं या फिर उससे अलग कर लेते हैं। ग्राफ में भी आपको शो हो रहा है कि ये देखिए ये हमारे पास एक मेसी डेटा है, और जब हम उसको क्लीन करते हैं तो वो कुछ इस शक्ल में हमारे पास आ जाता है। अच्छा, अब यह एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का इम्पैक्ट क्या है और उसकी कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल। सबसे पहले जो है क्रेडिट रिस्क एंड असेसमेंट। अच्छा, अब इसमें क्या है कि उसमें मतलब फॉर एग्जांपल बैंक से कुछ लोग लोन ले लेते हैं, तो वो जो है कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो उस पर इन्फ्लुएंस करते हैं। अच्छा, उसके बाद कस्टमर सेगमेंटेशन, मतलब किन किन तरीकों के किन किन तरह के कस्टमर जो है वो एक दुकान पे आते हैं और उनके बिहेवियर क्या क्या है, उनकी प्रेफरेंसेस क्या क्या है। फिर उसके बाद फ्रॉड डिटेक्शन, अगर कोई फ्रॉड कर रहा है कोई बिलिंग में या बैंक के डेटा में या किसी भी डेटा में, तो वो ट्रांजैक्शन डेटा में उन एनॉमलीज को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब कंक्लूजन क्या रहा, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जब भी हम मशीन लर्निंग का पाइपलाइन जो है वो बनाते हैं या मशीन लर्निंग के मॉडल्स जो है वो अप्लाई करते हैं, सो उसके लिए हम सबसे पहले एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करते हैं। उसके बाद जो है वो हम वहाँ से हमें इंसाइट्स का पता चल जाता है कि हमने फीचर इंजीनियरिंग या मॉडल सिलेक्शन या वैलिडेशन के लिए क्या क्या हम आगे क्या क्या इकदाम कर सकते हैं, और उसके बाद परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए कि हमारे पास मॉडल की एक्यूरेसी इम्प्रूव हो जाती है, और जितनी भी रिलायबिलिटी और इंटरप्रेटेबिलिटी है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। जित हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस अगर करते हैं तो वो हमें उससे हमें मदद मिलती है किस चीज़ की, कि डेटा की क्वालिटी को हम मॉनिटर कर सकें कि आया डेटा हमारे पास अच्छा वाला है कि नहीं है। उसके बाद जो है मॉडल की परफॉर्मेंस को हम देख सकते हैं। सो उससे क्या हो सकते हैं कि इंसाइट्स हमें मिल सकते हैं कि ये डेटा एक्चुअली है क्या और कैसे। अब मैं कुछ प्रैक्टिकल हाँ, दिखा देती हूँ गूगल कोलैब में, जो जिस तरह हम किया हुआ है, ताकि वहां से भी आप लोग को पता चल जाए। ओपन कोलैब मैंने जो कोई पहले से किया हुआ, ताकि उसका मैं आप लोग को एक रिव्यू दे दूं कि किस किस तरह से हम क्या क्या फंक्शंस यूज करके क्या क्या डेटा के बारे में क्या कुछ जान सकते हैं। अच्छा, इसमें ये वाला चेक कर लेते हैं।
हाँ, इसमें ये चीज़ें हैं। अच्छा, सबसे पहले देखें, डिफरेंट लाइब्रेरीज हमने इंपोर्ट की है। न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन वाली लाइब्रेरी एज एन एनपी, मतलब आगे जितने भी हम उसको यूज़ करेंगे तो हम उसको सिर्फ एनपी लिख के यूज़ करेंगे, हमें पूरा ये नमपाई लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद पांडास डेटा फ्रेम के लिए सिर्फ हम पीडी यूज़ करेंगे, हमें पूरा पांडास लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर मैटप्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ पीएलटी लिख के हम यूज़ कर सकते हैं। फिर इस तरह सीबॉन, ये दोनों लाइब्रेरीज जो है ये हमारे पास विजुअलाइजेशन के लिए यूज होती है। और उसमें फिर हम जो है मैटप्लॉटलिब से फिर मजीद स्टाइल को इंपोर्ट करते हैं ताकि जो ग्राफ हम विजुलाइज कर रहे हैं तो उसमें वो वहाँ पे जो है थीमेटिक्स वगैरह आ जाए। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें क्या है, मैटरनल हेल्थ रिस्क, मतलब कुछ प्रेग्नेंट खवातीन है उनकी जो है हेल्थ रिस्क का डेटा है कि उनका उसके बारे में है। अब सबसे पहले इस डेटा सेट को रीड करने के लिए ये हमारे पास कौन सी फॉर्म में है, CSV की फॉर्म में। अगर ये हमारे पास एक्सेल के फॉर्म में होता तो यहाँ पे CSV की जगह हम XLX वगैरह लिखते। अब उसको हमने रीड किया किसके थ्रू, पांडास की लाइब्रेरी के थ्रू, और फिर उसको हमने कहा है कि इसका हमें हेड यानी जो पहली 5 रोज हैं वो हमें दिखा दो। यहाँ पे अगर हम कोई स्पेसिफिक कर लें कि 6 रोज, तो इस ब्रैकेट में मतलब बाय डिफॉल्ट ये हमें 5 रोज दिखाता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे जो है 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी लिख दें तो वो हमारे पास उतनी ही रोज पे शो कर देगा। अब जो मेरा डेटा सेट था तो उसमें क्या क्या था, उसमें ये एज का एक कॉलम था, फिर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का कॉलम था, फिर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का, फिर ब्लड शुगर, ये BS जो है ब्लड शुगर को शो करा, फिर बॉडी की टेम्परेचर, उसके बाद हार्ट रेट और रिस्क लेवल के, मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक हमारे पास पेशेंट है उसकी एज इतनी है, उसके ब्लड प्रेशर जो है वो इतने इतने हैं और उसका ब्लड शुगर लेवल इतना है, टेम्परेचर इतना है और हार्ट रेट इतना चल रहा है, तो उसको मतलब उसका रिस्क कितना होगा, कितना जो है वो उसका हाई लेवल रिस्क होगा या लो लेवल रिस्क होगा, उसकी सेहत को कितना खतरा है, मतलब वो जो है वो इन फीचर्स के थ्रू हम करेंगे। तो ये जो फीचर्स है ये हमारे पास क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, और रिस्क लेवल जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। वो क्यों डिपेंडेंट है, क्योंकि ये वो जो है इन बाकी सारे फीचर्स पे डिपेंड करता है। अगर हम ये फीचर्स हटा दें तो ये हम इस चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, सबसे पहले हम डेटा सेट की शेप देखते हैं। शेप कितनी है कि फॉर एग्जांपल उसमें हमारे पास कितने रोज हैं और कितने हमारे पास जो है वो कॉलम्स हैं। तो वो हमें बता देते हैं कि 1014 आपके पास रोज हैं और 7 आपके पास कॉलम्स हैं। उसके बाद फिर हम डिस्क्राइब का फंक्शन यूज़ करते हैं। डिस्क्राइब से हमें क्या पता चलता है, उस पूरे हर एक कॉलम का हमें काउंट का पता चलता है कि इसमें कितनी कितनी वैल्यूज़ हैं, फिर उनका मीन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, मिनिमम वैल्यू इसमें जो है वो कितनी है, फिर क्वार्टाइल्स की जिस तरह हमने बात की थी कि 25% जो है वो कितना है, 50% कितना है, 75, एंड मैक्सिमम जो वैल्यूज हैं हर एक कॉलम में वो कितनी कितनी है। अच्छा, फिर उसके बाद यूनिक का फंक्शन हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, कि एक कॉलम है तो उसमें कितनी यूनिक वैल्यूज़ हैं। तो ये रिस्क लेवल है, उसमें 3 तरह की यूनिक वैल्यूज़ हैं, एक हमारे पास हाई रिस्क हो गया, एक हमारे पास लो रिस्क हो गया और एक हमारे पास मिड रिस्क हो गया। अच्छा, और उसका डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद जो है हम उसको विजुलाइज करते हैं, ठीक है। वो हम किस तरह करेंगे कि हमने कौन सी लाइब्रेरी यूज़ की है, एस ऊपर हमने कौन सी लाइब्रेरी यूज़ की थी, सीबॉन की। हमने एस को क्या वो किया था, यहाँ पे अगर हम देखें एस को सीबॉन के लिए उस लाइब्रेरी के लिए हमने शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया था, तो वो लाइब्रेरी हमने यूज़ किया और इस डेटा को विजुलाइज किया है और उससे हमें क्या पता चल रहा है। अच्छा, ये DF जो है ये कहाँ से आया, ये अगर आप लोग ऊपर देखें जब हम डेटा को रीड करने के लिए दे रहे थे तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल का नाम दिया था और वो DF यानी डेटा फ्रेम। इसको आप डेटा भी देख सकते हैं, इसको आप XYZ कुछ भी यहाँ पे आप वेरिएबल नाम देख सकते हैं और उस ई वेरिएबल को आपने पर पूरे नीचे जितने भी विजुलाइजेशन होगी या जो भी आप परफॉर्म करेंगे तो यही DF का वेरिएबल यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि आपका जो डेटा है वो DF के वेरिएबल में सारा स्टोर है। अच्छा, तो यहाँ पे भी हमने कहा है कि डेटा जो है वो हमारे पास DF है और शो क्या करवाना है, हमने रिस्क लेवल को शो करवाना है कि कितने हमारे पास हाई रिस्क के लोग हैं, कितने हमारे पास लो रिस्क के और कितने हमारे पास मिड रिस्क के लोग हैं। तो ये जो है ये
यहाँ पे वो सारा हमें विजुलाइज हो के ये उसका काउंट है कि 250 से लेकर 300 के दरमियान हाई रिस्क है, फिर इसी तरह मिड रिस्क है, इसी तरह लो रिस्क वाले। अच्छा, उसके बाद जो है फिर दोबारा से हम हीट मैप, अब देखिए सिर्फ हमने यहाँ पे वर्ड लिख लिया हीट मैप, और साथ ही साथ कोरिलेशन के लिए कि हम डेटा के कोरिलेशन के लिए यूज करें कि डिफरेंट फीचर्स आपस में किस तरह कोरिलेट कर रहे हैं, और सीबॉर्न की लाइब्रेरी हम यूज कर रहे हैं। उसमें जो है अच्छा, उसमें जो है फिर वो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आप लोग कि एज का हार्ट रेट के साथ क्या कोरिलेशन है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इन सब का आपस में क्या कोरिलेशन है, तो ये आपको मैट्रिक्स की फॉर्म में या वो जो है डायग्राम शो कर लेता है। अब उसके बाद हम चेक करते हैं कि इसमें जो है नल वैल्यूज कितनी है, हर एक कॉलम है उसमें जो है नल वैल्यूज कितनी है। तो एज का जो कॉलम है सब में यहाँ 0 0 शो रहा है, मतलब कि आपका डेटा जो है वो उसमें नल वैल्यूज नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है फिर इंफॉर्मेशन, अब वही डीएफ डेटा फ्रेम को हमने वेरिएबल यूज किया जिसमें हमारा डेटा पड़ा हुआ था, और इन्फो का वर्ड लिख दिया हमने कि हमें इस डेटा की इंफॉर्मेशन जाननी है। तो सबसे पहले हमें क्या है, हमें सारा 1 2 3 कॉलम के नंबर्स बता देता है, टोटल कितने कॉलम्स है, देखिए 7 कॉलम्स है हमारे पास, रेंज क्या है, टोटल एंट्रीज कितनी है, 1014 एंट्रीज है यानी, और उसका इंडेक्स क्या है 0 से लेकर 1013 तक। अब उसमें जो है ये नॉन नल्स, मतलब कोई भी उसमें एम्प्टी वैल्यू नहीं है, और हर एक कॉलम की जो है वो टाइप क्या है, डेटा टाइप। अब एज इंटीजर्स फॉर्म में है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो भी इंटीजर फॉर्म में है, जबकि ब्लड शुगर हमारे पास फ्लोट में है यानी डेसिमल पॉइंट में है। जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी हमारे पास फ्लोट में है, हार्ट रेट जो है वो इंटीजर फॉर्म में है, और रिस्क लेवल जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। तो वो भी हमें बता दिया गया कि फ्लोट जो है वो हमारे फ्लोट के 2 कॉलम्स है, इंटीजर के 4 कॉलम्स है, और ऑब्जेक्ट का 1 कॉलम है, और मेमोरी कितनी यूज कर रहा है, इतने केबी की मेमोरी वो यूज कर रहा है। तो ये सारा सिर्फ इन्फो का वर्ड लिखने से हमारे पास डेटा की सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। अच्छा, उसके बाद जो है वैल्यू के काउंट करते हैं कि अगर हमारे पास रिस्क लेवल है तो उसमें जो यूनिक वैल्यूज थी उनमें हर एक का काउंट कितना कितना है। लो रिस्क है तो लो रिस्क में की काउंट कितना है, 406 ऐसी वैल्यूज हैं जो कि लो रिस्क शो करती हैं। फिर सिमिलरली मिड रिस्क और हाई रिस्क आ जाता है। अच्छा, और जैसे मैं बात की पीछे डेटा टाइप भी आपको शो कर देता है वो। अब उसके बाद हम विजुलाइज करना चाहते हैं, फिर कोई क्या चीज़ विजुलाइज करना चाहते हैं, रिस्क, उसी रिस्क लेवल को हम पाई चार्ट में विजुलाइज करना चाहते हैं। ये हमारे पास पाई चार्ट है जिसमें परसेंटेज की फॉर्म में हमें बताया जाता है कि लो रिस्क वाले लोग 40% है, हाई रिस्क वाले 26% है, और मिड रिस्क वाले 33.1% है। अच्छा, और सिमिलरली वही रिस्क लेवल को हमने जो है वो उसमें क्या कहते हैं, बार चार्ट में भी हमने विजुलाइज कर दिया है। अच्छा, उसके बाद हम क्या उसके बाद हम क्या विजुलाइज करना चाहते हैं, एज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। वो किस लिए कि हमारे पास कितने एज के कितने कितने लोग हैं, और वही चीज़ हमने ये जो है ये हमारे पास बॉक्स प्लॉट है। अब ये जो छोटा सा आप लोग को निशान दिख रहा है ये क्या शो कर रहा है, आउटलायर को शो कर रहा है, ठीक है। और ये जो है ये हमारे पास एज डिस्ट्रीब्यूशन के हिस्टोग्राम के बारे में बता रहे हैं कि कितने एज के लोग कितने हैं। अब जैसे यहाँ पे 70 एज के जो लोग हैं वो बहुत ही कम है, इस तरह 60 to 70 के अंदर रेशो कम है। फिर बाकी जो सबसे ज़्यादा आपको दिख रहे हैं तो वो 20 एंड उससे प्लस जो है वो रेशो हमारे पास ज़्यादा है। नेक्स्ट जो है, अच्छा, फिर हम हर एक फीचर के अलग अलग जो है वो उसके डायग्राम बना रहे हैं तो उससे हमें पता चल रहा है। अच्छा, अब उसके बाद सिस्टोलिक की अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करें तो ये कुछ उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है कि ब्लड प्रेशर जो है वो इस तरह से हमारे पास दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादातर लोगों का जो है वो नॉर्मल है, 120 के जो है वो वहाँ पे। अब ये वाला बार सबसे हाई है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो लाइक कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ ये आउटलायर, इसमें भी एक शो हो रहा है कि 160 एक उसका है, तो ये जो है हमारे पास आउटलायर
अंदर है, मतलब बाकी डेटा जो है वो 100 से लेकर 120 के दरमियान रेंज कर रहे हैं, जबकि एक जो है वो हमारे पास 160 वाली वैल्यू है। फिर सिमिलरली डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, उसके बाद ब्लड शुगर, और जो है फिर हमारे पास बॉडी टेम्परेचर, इस तरह हमने हर एक उसको विजुलाइज किया है। सिमिलरली अगर ये जो है हम उसको उसके थ्रू भी शो, पेयर प्लॉट के थ्रू भी हम इसको शो कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, अच्छा आजकल एआई में एक फीचर है जनरेट प्लॉट्स के नाम से, सिर्फ उस बटन पे आप लोग क्लिक करेंगे तो ये सारे प्लॉट्स आपको जो है वो खुद ही वो विजुलाइज करके दे देगा। ये जो है हमारे पास वॉयलन की फॉर्म में है, ये वो वाले प्लॉट्स हैं, इसके थ्रू भी आप लोग जो है अपने डेटा को शो कर सकते हैं। ये सारा हमारा डेटा विजुलाइजेशन में कवर होना था, लेकिन चले अभी कवर हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेशेंट्स, उस और इसको हमने किसी के साथ कंपेयर किया है, हाई रिस्क, लो रिस्क और मीडियम रिस्क के। मतलब अगर फॉर एग्जांपल इस एज के लोग हैं, जैसे नीचे अगर थोड़ा सा आ जाए, ये देखिए यहाँ पे आपके पास एज शो हो रहा है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे जो है वो काउंट शो कर रहा है। और ये जो कलर्स हैं डिफरेंट, तो ये हमारे पास हाई रिस्क, लो रिस्क और मिड रिस्क शो कर रहे हैं। तो जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें 20 से थोड़ा सा आगे 23 24 कर दें, तो वो जो है वो उसमें कितने लोग हाई रिस्क के हैं, कितने लोग लो रिस्क के हैं, और कितने लोग जो है वो मिड रिस्क के हैं, वो सारा ये शो बता रहा है हमें। अच्छा, उसके बाद जो है इस तरह डिफरेंट प्लॉट्स बने हुए हैं, सिस्टोलिक के उस पे बेस पे प्लॉट बने हुए हैं, और सिमिलरली अच्छा उसके बाद जो है फिर हमने डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो अप्लाई किए हैं, और उसमें जो है उसके रिजल्ट हैं। खैर मशीन लर्निंग तो अभी आप लोग के कोर्स में इंक्लूड नहीं है, सो ये हमारे जो है प्रैक्टिकली हम इसको इस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। हमें किसी भी डेटा के बारे में जानना हो तो हम डेटा सेट को जो है वो सबसे पहले लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे, फिर उसको कोई वेरिएबल, उस किसी वेरिएबल में उसी डेटा सेट को स्टोर करेंगे, फिर उसके बाद उस डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए हम देखेंगे कि उसमें डिफरेंट कॉलम्स की क्या टाइप्स हैं, उसके जो हैं क्या कहते हैं उनमें इंफॉर्मेशन उसकी क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, वो सारा कुछ हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के अंडर ही परफॉर्म करते हैं। जी, ये था हमारा आज का लेक्चर। किसी का कोई क्वेश्चन हो सो यू कैन आस्क। आप लोग चैट में बता सकते हैं अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, वेल एंड गुड, नहीं है तो तब भी वेल एंड गुड। जी फातिमा। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम ये कार्नल डेंसिटी प्लॉट ये क्या जी होता है, जरा अच्छा, मैम इसके बारे में समझा दें। ठीक है, ये जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा ना जो डेटा विजुअलाइजेशन का, तो उसमें हम डिफरेंट प्लॉट्स पे फिर दोबारा से एक तफसील से बात करेंगे, तो वहाँ पे फिर मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, जी मैम, थैंक यू। वेलकम। ये जी, किसी का कोई और क्वेश्चन? हाँ जी, खामोशी है अगर, तो फिर हम सेशन को वाइंड अप कर सकते हैं। ठीक है, गुड, ओके, चलें, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। और इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में हम दोबारा से मिलते हैं।
अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह।